सो केमिकल बॉन्डिंग में ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग में अगर हम बात करें कि वाई मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू फॉर्म, तो बात आती है टू गेन स्टेबिलिटी, राइट। मतलब कुछ ही ऐसी गैसेस हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जिनकी एटॉमिक फॉर्म स्टेबल है, मतलब वो एलिमेंट अपनी एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल है, या नॉट कंबाइनिंग विद अदर, लेट्स से अदर एलिमेंट्स, तो वो क्या हो गए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैसेस हो गई। तो बोला गया कि उनकी स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या होगा। देन पीपल थॉट कि यार कुछ सिमिलैरिटी निकालते हैं, तो देन दे सेड कि राइट, पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए तो स्टेबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। तो कहीं पे अगर आउटर मोस्ट सेल आपका कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब है आउटर मोस्ट सेल अगर आपका कंप्लीट हो जाए, राइट, तो फिर वहां पे स्टेबिलिटी की बात हम कह सकते हैं। ओके, बेसिकली अगर हम देखें तो नेचर में जो सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनमें आपको आयनिक सॉल्ट्स मिलेंगे, और या फिर कार्बन, नाइट्रोजन, इन सब के कंपाउंड मिलेंगे, ऑक्सीजन, राइट, सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो इन सब में ये बात देखी गई कि ऑक्टेट, दे वांट टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। तो ये शायद आपको ये इसका आइडिया है ऑक्टेट कंप्लीट का। तो सबसे पहले बोला हाँ गया सर। कि, है ना, सबसे पहले ये बोला गया कि वाई एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, है ना, वाई मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू फॉर्म। तो बोला गया टू गेन स्टेबिलिटी, और टू गेन स्टेबिलिटी का मतलब है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, ठीक है। इसके बेसिस पे एक बिल्कुल स्टार्टिंग की थ्योरी है लुइस कॉसल थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, मतलब लुइस और कॉसल दो लोगों ने मिलके, दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने मिलके ये बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। दे हैव गिवन द सिमिलैरिटी की एनी एलिमेंट्स वांट्स टू गेट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो सारे एलिमेंट्स जो हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं, एंड फॉर दैट दे सेड कि दे वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट सेल में होंगे। तो ये वहां से बात आई है। अब हम बात करते हैं आयनिक बॉन्डिंग में, हाउ, लेट्स से, तो केमिकल बॉन्डिंग की अगर हम जैसे मान लो बात करें, तो उसमें मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट 3 टाइप, that is ionic bond, covalent bond, and coordinate bond, coordinate और dative bond। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले वी आर स्टार्टिंग विद आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, when ionic bonds are going to form when complete transfer of electron takes place, है ना, complete, है ना, form due to complete transfer of electron। तो एक जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, दैट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और दैट इज गोइंग टू गिव द इलेक्ट्रॉन टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। सो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव metals, or you can say more electropositive metal। donates, है ना, its electron to more electron negative element, ठीक है। तो ये कैसे फॉर्म हो रहा है, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है दैट इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट, ठीक है।
तो इसमें बात आती है कि इसमें फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन फॉर लेट्स से आयनिक बॉन्ड। तो अब आप यहां समझ सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है, फेवरेबल कंडीशन में फर्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, है ना, मेटल शुड बी लो। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो, जितना कम होगा उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल और यू कैन से एलिमेंट शुड बी हाई। मतलब जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करे। ठीक है। थर्ड, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक सॉलिड should be high. So these are the three factor, है ना, फेवरेबल कंडीशन और यू कैन से फेवरेबल फैक्टर, ठीक है, जिन पे आपका आयनिक बॉन्ड डिपेंड करेगा। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो यू कैन से कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन या आयनिक करेक्टर घटेगा। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है तो मतलब बताओ एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में कौन ज्यादा आयनिक होगा। बताना है ना, पूछा है तो बताना है। सर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ऋषा क्या होगा भाई आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। रिवाइज नहीं कर रहे हो, रिवाइज नहीं हो रहा है। कोई बता ही नहीं रहा है, क्या हुआ। मेरी आवाज आ रही है। डी ब्लॉक का ज्यादा होगा ना आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोल रहे हो, डी ब्लॉक का क्या ज्यादा होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी। हाँ, तो डी ब्लॉक में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ये बात सही है। और हाँ। इसके कारण डी ब्लॉक के कंपाउंड्स अच्छे आयनिक बॉन्ड बनाएंगे या फिर मतलब आयनिक नहीं जो बनाएंगे। नहीं बनाएंगे अच्छे तो बॉन्ड। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मोर आयनिक हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो कंपाउंड है वो मोर आयनिक हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपैरिजन। तो ये बात यहाँ समझ में आ गई। अब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो कहाँ पे ज्यादा आयनिक होगा, फ्लोरीन की आयोडीन। क्या सर, सुनाई नहीं आया। किसके कंपाउंड ज्यादा आयनिक होंगे, फ्लोरीन या आयोडीन। किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, फ्लोरीन का। सर फ्लोरीन की। हाँ, तो फ्लोरीन के कंपाउंड ज्यादा आयनिक होंगे इन कंपैरिजन टू आयोडीन, ऐसे आप समझ सकते हैं। एंड इसमें एक टर्म मैंने बताया लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी किसको पता है, क्या होता है लैटिस एनर्जी, कौन बताएगा मुझे। सर लैटिस एनर्जी शायद मतलब वो आयोनिक सॉलिड में कितना एनर्जी रहता है उससे रिलेटेड रहता है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ये दो टर्म आपको पता है, ये टर्म नहीं पता है आपको लैटिस एनर्जी। सो वी आर सेइंग कि लैटिस एनर्जी होता क्या है, एनर्जी released when constituent ions gaseous ions of 1 mole ionic solid, है ना।
arranged together. है ना? Energy released when constituent gases ion of 1 mole ionic solid are arranged together, then whatever energy is going to release, that is lattice energy. ठीक है, इसका मतलब क्या है समझते हैं. तो जैसे एग्जांपल में समझते हैं कि अगर मैंने Na प्लस गैस लिया और Cl माइनस गैस लिया, ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करके साथ में लेके आके आया तो NaCl सॉलिड बन गया. ठीक है, ठीक है, तो जितनी भी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी, दैट एनर्जी इज गोइंग टू कॉल्ड एज लेटिस एनर्जी. अब एनर्जी रिलीज क्यों होगी? अगर अपोजिट चार्ज एक साथ पास पास आ रहे हैं, है ना, व्हेन द अपोजिट चार्जेस आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी. तो एक अगर मान लो पेयर के लिए एनर्जी रिलीज होगी, तो ऐसे ही बाकी सारे पेयर्स के लिए भी एनर्जी रिलीज होगी. तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? लेटिस एनर्जी. समझ में आई? हाँ सर. सर फिर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी तो फिर वो नेगेटिव एंडोथर्मिक नहीं होगी, एक्सोथर्मिक होगी. एनर्जी रिलीज हुई ना. हाँ, पर मैंने बोला सर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो फिर लैटिस एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी. एंडोथर्मिक होगी ही नहीं. नहीं मतलब कोई और रिएक्शन. चार्जेस है ना ये पहले ही, अपोजिट चार्ज है ना, प्लस माइनस. ये हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे ना, रिपेल कभी करेंगे नहीं. हाँ, मतलब लैटिस एनर्जी हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस में डिफाइन ही नहीं करते. पहले तो समझो एक बात कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सी रिएक्शन लिखी गई है. अच्छा. ठीक है, तो ये जो रिएक्शन लिखी गई है इसी को, यही तो लेटिस एनर्जी है. तो यहाँ जो मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखी, let's say if I have written chemical reaction की NaOH combines with HCl to form NaCl plus H2O. ठीक है, this reaction is called neutralization reaction. तो यहाँ पे जो डेल्टा H रिएक्शन होगा वो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी, है ना. डेल्टा H रिएक्शन का मतलब क्या है कि कौन सी रिएक्शन आपने यहाँ लिखी. अच्छा, वो होगा. ओके ओके, समझा सर. अगर मान लो मैंने कंबशन रिएक्शन लिख दी, लेट्स से, है ना, कार्बन को मैंने बर्न किया तो ये CO2 बन गया. तो दिस रिएक्शन इज कंबशन रिएक्शन. तो मैं लिखूंगा डेल्टा H रिएक्शन इज नथिंग बट डेल्टा H कंबशन ऑफ कार्बन. और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि ये रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी है. तो सेम थिंग कैन आल्सो बी रिटन एज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2. सो इट्स वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जो ये रिएक्शन है वो क्या है, किस तरह से इन्फॉर्म करी गई है. कई बार दो नोटेशन एक ही रिएक्शन को बता सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन लिखी हुई है मैंने, उस वो रिएक्शन है क्या? अरेंजिंग टू आयंस इन ए सीक्वेंस एंड दैट इज नथिंग बट लेटिस एनर्जी. तो ये रिएक्शन ही खुद में लेटिस एनर्जी है, इसीलिए डेल्टा H रिएक्शन इज लेटिस एनर्जी. अब प्रॉब्लम क्या है, इसको काउंट करना, इसको काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट लेट्स से पेयर बनेंगे और उनका सबका इंटरेक्शन निकालना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो इससे बेटर क्या है, उल्टा, NaCl सॉलिड लो, उसको हीट करो, तब तक हीट करो कि वो अपने आयंस में ब्रेक ना हो जाए, गैसियस आयंस में, है ना. सॉलिड से ये गैसियस आयन में चला जाए, मतलब सबलाइम हो जाए एक तरह से, राइट. तो जो भी एनर्जी यहाँ पे आएगी, है ना, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा H पॉजिटिव, है ना. दिस इज लैटिस एनर्जी, डेल्टा H लैटिस एनर्जी. दिस इज नेगेटिव. तो हमें ये पता है, we cannot calculate lattice energy directly. यहाँ पे लिख लेते हैं, since we cannot calculate lattice energy directly, hence we calculate
by breaking 1 mole ionic solid into its constituent gaseous ions. ठीक है, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट दिस पार्ट. ये बात समझ में आई आपको? ये क्यों नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं? क्योंकि आयनिक जैसे अगर आप अरेंज कर रहे हो तो ये प्लस है, फिर आपने माइनस अरेंज किया, फिर प्लस अरेंज किया, राइट? हियर यू हैव अरेंज प्लस प्लस. तो ये क्या होंगे? ऐसे इनफाइनाइट पेयर बनेंगे विद रेस्पेक्ट टू कैटायन, है ना? फिर आफ्टर नेगेटिव आएगा, फिर प्लस आएगा, तो ये भी इससे अट्रैक्ट हो रहा होगा. तो ऐसे अगर पूरी लैटिस बनाएंगे 3 डायमेंशन में, तो इनमें जो निकलने वाली एनर्जी है उसके बहुत सारे पेयर बनेंगे. सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. तो हमने क्या किया, NaCl को हीट करके ब्रेक कर लिया आयंस में. जितनी एनर्जी लगी हम बोलेंगे उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी. आई यहाँ समझ में ये बात? हाँ सर. अच्छा, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स से ये तो हो गए फैक्टर्स, है ना? तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लैटिस एनर्जी. नाउ इसमें और एक बात हम बोल सकते हैं, जैसे अगर हम नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स, थोड़ा लैटिस एनर्जी को और समझ लेते हैं. कितने लोगों ने, अच्छा आप में से कितने लोग हैं, दीपांशु आपने एग्जाम नहीं दिया था क्या? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ यू कैन अनम्यूट. हाँ बेटा बोलो, एग्जाम नहीं दिया आपने? सर, मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम था. मतलब मैं वो मतलब ऑन किया सर, फिर मतलब कुछ बाकी थे, मेरा नेटवर्क चला गया था. ओके, तुमको मेरी बात पूरी क्लियर समझ में कुछ आती बोल है रहे या हो? उसमें भी नेटवर्क का प्रॉब्लम है? हेलो. तुम्हें मेरी बात समझ में आती है या वो भी कट जाती है बीच बीच में? हाँ, नहीं सर, समझ में आती है ना सर. बीच में कटती तो नहीं है? मतलब सर कभी कभी कटती है सर. अच्छा, ठीक है. ओके, ठीक है. अभी आर्यन आया था, आर्यन गायब हो गया. हाँ? ऐसे ऐसे नहीं हो पाएगा तो चलेगा. हमारे यहाँ बात 2-4 लोग आते रहते हैं, 2-4 गायब होते रहते हैं. ठीक है, चलते हैं. लेकिन थोड़ा सा लेटिस एनर्जी को समझते हैं. तो लेटिस एनर्जी के बारे में ये कह रहा था, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लेक्चर देख लिया था 9-10? हाँ सर, मैंने देखा है. मैंने भी देखा है सर. ओके, तो फिर मैं बस यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि थोड़ा सा लेटिस एनर्जी को मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी. तो लेटिस एनर्जी एक तरह से क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है ना? दिस इज नथिंग बट इंटरेक्शन बिटवीन आयन, बिटवीन अपोजिट आयन. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात किस बात पे डिपेंड करेगी? हेंस जो लेटिस एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू, है ना? दैट इज यू कैन राइट, और दैट लेटिस एनर्जी इज नथिंग बट, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, दैट इज नथिंग बट KQ1Q2 बाई R. ये लेटिस एनर्जी इसके बराबर होगी KQ1Q2 बाई R के. यहाँ पे Q1 क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन. Q2 क्या है? चार्ज ऑफ एनायन. तो Q1 या फिर लिख सकते हो Z प्लस इज नथिंग बट चार्ज ऑफ कैटायन, एंड Q2 दैट इज नथिंग बट Z माइनस. इसका मतलब क्या है? चार्ज ऑफ एनायन. एंड R, R इज व्हाट? R को क्या बोलेंगे?
R is nothing but R plus plus R minus, है ना, internuclear distance between cation and anion. तो hence क्या समझ में आया कि lattice energy is proportional to Z plus and Z minus. Inversely proportional to distance between cation and anion. ठीक है, तो ये बात यहाँ समझ सकते हैं. तो इसमें कुछ ऑर्डर हम लिख सकते हैं, राइट? Hence example, let's say, so we can write first is, let's say, NaCl, KCl, RbCl, cesium chloride. इन सब में अगर आप देखोगे ब्रेक करके +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, we have kept anion same, we have only changing the cation, but यहाँ पे चार्ज सब पे सेम है. तो किसके हिसाब से आएगा? Z plus Z minus सब जगह सेम है. So it is going to depend on radii difference. सोडियम क्या है? छोटा, तो जितना छोटा उतना लैटिस एनर्जी. So that's why लैटिस एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा? Like this. Similarly यहाँ पे अगर हम कैटाइन फिक्स रखें, let's say NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये लैटिस एनर्जी का ऑर्डर है. So NaF is going to be more, क्योंकि यहाँ पे एनायन का साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे लैटिस एनर्जी कम होती जाएगी. एक तो ये है. दूसरा है, अगर मान लो हमें कंपेयर करना हो Na2O, let's say we have to compare NaCl, Na2O और MgO. तो अब यहाँ पे देखो Cl और ऑक्सीजन 2- का चार्ज अगर अप्रोक्सीमेटली सेम मान लें, Cl- और ऑक्सीजन 2-, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल 2 नेगेटिव चार्ज है. हालांकि Cl- बड़ा होता है थोड़ा सा, बट एनीवे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे चार्जेस क्या आ रहे हैं. ऑक्सीजन पे क्या है? 2- का चार्ज है. तो क्या हुआ? ये क्या है? 1 × 1 +1 -1, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा Z plus Z-. ये क्या है? +1 -2, और ये क्या है? +2 -2. तो कौन ज्यादा हो जाएगा? MgO. समझ में आया? हाँ सर. तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे, है ना, लैटिस एनर्जी बढ़ेगी. चार्ज डोमिनेट ओवर साइज ऑल्सो, है ना. यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बिटवीन Mg2+ एंड Na+, Mg+ का साइज छोटा है, ठीक है. अच्छा, ये तो यहाँ पे वैसे ही ज्यादा है. मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं पे साइज और चार्ज में डिफरेंस आएगा तो चार्ज के हिसाब से देखेंगे, ठीक है. तो हम चार्ज के हिसाब से देखेंगे, ये याद रखें. ये तो हो गई लेटेस्ट एनर्जी की बात और इसका ऑर्डर. अब बात करते हैं उसमें आयनिक बॉन्ड में और क्या हम समझ सकते हैं. ये लेटेस्ट एनर्जी के अंदर आ गया. तो लेटेस्ट आयनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट. सो दीज, लेट्स से अगर इनको आयनिक बॉन्ड को देखेंगे, देन आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, है ना, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है. दीज आर नॉन डायरेक्शनल, हेंस, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है. हेंस आयनिक बॉन्ड्स और आयनिक कंपाउंड डू नॉट शो आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और कुछ स्ट्रक्चर में या फिर रिलेटिवली विद रेस्पेक्ट टू वन एंड अनदर
है ना, कुछ कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो। अब यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड्स हैं उनका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में है। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सी एनी डिफरेंस with respect to one element, any difference in the position of one element with respect to another element. क्यों? क्योंकि वो हर डायरेक्शन में है, राइट? सो लेट्स से अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, लेट्स से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो प्लस इज सराउंडेड बाय माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे प्लस माइनस, इस प्लस के चारों तरफ माइनस, इस माइनस के चारों तरफ प्लस, है ना, ऐसे ही माइनस, ऐसे आप बनाते जाओ, है ना, ऐसे आपकी आयनिक बॉन्डिंग आपको दिख जाएगी। ओके, ये ऐसा हो गया। अब इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है ना, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके रेस्पेक्ट में ये, है ना, इस तरफ ही होगा। जैसे इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, लेट्स से मैं एक कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे CH3OH H C2H5, मैंने ये ले लिया और इसका स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया। लेट्स से ये तो ऐसे बनाया, लेट्स से स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, जो दिख रहा है मुझे, है ना, ऐसे दिख गया। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो CH3, राइट, इसकी पोजीशन है या OH की पोजीशन है, वो इन दोनों के लेट्स से रेस्पेक्ट में क्या है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ, so then this molecule is not going to be same, ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा मॉलिक्यूल। इसको बोलते हैं स्टीरियोआइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियोआइसोमर्स आर हैविंग same chemical as well as physical properties, same chemical as well as physical properties, they differs only in biological properties। तो जैसे अगर हम बात करेंगे स्टीरियोआइसोमर्स में, मैं बात कर रहा हूँ इनेंशियोमर्स की, सो आई शुड हैव सेड इनेंशियोमर, नॉट स्टीरियोआइसोमर। स्टीरियोआइसोमर्स में भी बहुत तरह की टाइप होते हैं। एनीवे, अपना जो एजेंडा वो ये है कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल है, इसलिए आयनिक बॉन्ड में आइसोमेरिज्म नहीं होगी, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं सर। मत क्या सर? राइट। अब आयनिक बॉन्ड आपको लेट्स से और थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है नेक्स्ट, लेट्स से बॉन्ड हैबर्ट साइकिल, है ना, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो क्या है बॉन्ड हैबर्ट साइकिल? बॉन्ड हैबर्ट साइकिल सिंपल है कि अगर हम लेट्स से this is used to calculate lattice energy. This is used, and this cycle is used to calculate lattice energy। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। नेचर में सोडियम आपको कैसे मिलता है? अगर नेचर की बात करेंगे तो सोडियम इज गोइंग टू बी फ्री स्टेट में एलिमेंटल NaS, है ना। क्लोरीन कैसे होगा? Cl2 गैस, and this is going to form NaCl solid, ठीक है। ये आपस में रिएक्ट करके ये NaCl सॉलिड बनाएंगे। अच्छा, यहाँ में ये जैसे मैंने बोला है Na सॉलिड, इसका मतलब है एक तरह से Cu सॉलिड टाइप, जैसे कॉपर वायर होता है वैसे, है ना। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम अगर एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा? Na सॉलिड, उसमें हम कोई नंबर ऑफ एटम्स नहीं लिखेंगे। सो दिस इज द रिएक्शन कि हम ये बोलेंगे कि भाई अगर मान लो NaCl बनाना है तो NaCl Na सॉलिड और Cl2 गैस से मिलके बना होगा, ठीक है।
अब कैसे, उसमें क्या क्या प्रोसेस लगेंगी, तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl. दिस रिएक्शन इज, दिस एनर्जी इज कॉल्ड, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl हो रहा है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. तो जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं फॉर्मेशन एनर्जी. क्या होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि किसी भी मॉलिक्यूल को उसके, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अगर हम बना रहे हैं तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो फॉर्मेशन एनर्जी होती है. सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl. नॉट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एनर्जी, नॉट. ठीक है, ये क्या है, स्टैंडर्ड है, फिक्स है, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स रखते हैं. सो दैट्स व्हाई आप एक ये बोल सको कि जितनी एनर्जी इंडिया में आ रही होगी उतनी लेट्स से US में होगी. सो स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि हमने स्टैंडर्डाइज कंडीशन रख ली है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर कैलकुलेटिंग. ठीक है. नाउ Na को अगर Na गैस में कन्वर्ट किया जाए, then the energy is called sublimation energy or atomization energy. Na गैस को कन्वर्ट करके सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया. So this is going to called as ionization energy of sodium. हाफ Cl2 क्यों लिया है, क्योंकि हमें एक ही क्लोरीन चाहिए. तो 1 मोल क्लोरीन मॉलिक्यूल से 2 मोल क्लोरीन एटम मिल जाएंगे, बट हमें NaCl में कितने चाहिए, 1 मोल क्लोरीन एटम चाहिए. सो दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हाफ Cl2, हाफ मोल. है ना. नाउ we have to break this Cl into atomic form, so that's why half delta H dissociation energy. Dissociation energy का मतलब होता है bond energy. एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी. तो यहाँ पे कितने मोल को तोड़ रहे हैं, हाफ मोल को. सो दिस दैट्स व्हाई हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी. तो यहाँ क्या मिला, Cl गैस. Now this is going to accept the electron, form Cl minus, ये गैस है. This is called electron affinity. And with the combination of these two अगर आप कर देंगे तो क्या मिलेगा, लैटिस एनर्जी. तो हमें ये सब पता है and the basis of that we can calculate कि लैटिस एनर्जी क्या होगी, जो मैंने आपको बोला है ना. तो मुझे ये एनर्जी इस तरह से भी पता चल सकती है. ठीक है. So hence we can say, अब थोड़ा ये बात भी समझ लेते हैं कि एनर्जी देखो फिक्स है, एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, स्टेट पैरामीटर्स है, स्टेट फंक्शंस. पता है स्टेट फंक्शन को, स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन पता है क्या होता है, नहीं सर. नहीं सर. नहीं सा. स्टेट फंक्शन होता है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे. ठीक है, जो ये इस बात पे डिपेंड ना करे कि बीच में कौन सा पाथ लिया गया है. मतलब कि जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ, उसका रेट फिक्स हो, है ना, टिकट प्राइस. चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे एरोप्लेन से जाओ, वो बस एक फिक्स वैल्यू है, whatever you are going to. So it is not going to depend on which path you have taken. ठीक है, that is called state function. That depends on only state, final state पे क्या है, initial state पे क्या है. ठीक है, ये बात समझ में आई. स्टेट हाँ फंक्शन. सर. पाथ फंक्शन होता है जो पाथ पे डिपेंड करे. जैसे मैं बोलूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो हो गया पाथ फंक्शन. और एक पॉइंट से जो दूसरे बीच की का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया स्टेट फंक्शन. ठीक है. ठीक है, पर ये वो हम कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ये स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन? थर्मोडायनेमिक्स. अभी यहाँ एनर्जी की बात हो रही है इसलिए. तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर आप ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता होगा कि एनर्जी रिमेन कंजर्व. हाँ सर. है ना. तो
दोनों बातें समझा देता हूँ। एनर्जी रिमेन कंजर्व का मतलब क्या है कि चाहे आप यहां से यहां जाओ या फिर यहां से पूरा यहां जाओ, टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिमेन सेम। ठीक है, हाँ सर। है ना? चाहे आप यहां से यहां जाओ या फिर यहां से पूरा ऐसे घूम के इधर जाओ, तो ये एनर्जी सेम रहेगी। या फिर इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट। मान लो इनिशियली हमने ये लिया और फाइनली ये हुआ। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन विच पाथ यू हैव टेकन। तो आपने चाहे ये पाथ ले लिया हो चाहे ये पाथ ले लिया हो, दोनों केस में एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। समझ में आया? हाँ सर। तो बस इसी का यूज कर रहे हैं। तो हेंस क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज नथिंग बट, ये सब नॉट में होंगे जितने भी हैं, राइट? यहाँ पे जितनी वैल्यू आएंगी सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस लैटिस एनर्जी। ठीक है, ये आ गया। अब इससे हम ये क्या डिसाइड कर सकते, हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? क्वेश्चन में हमें ये सब वैल्यू दे रखी होंगी तो हम लैटिस एनर्जी निकाल लेंगे। बट इससे इस पूरे डायग्राम से एक बात और हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये बताओ, जितनी ज्यादा ये एनर्जी निगेटिव होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी डेल्टा एच, है ना, NaCl, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, ठीक है, उतना स्पॉन्टेनियस होगी ये रिएक्शन, नेचर में उतनी जल्दी हो जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर। यस, मैंने बताया था बर्निंग ऑफ फ्यूल। यस और नो? यस सर। तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उसका मतलब क्या है कि उतना ज्यादा इसके फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब उतना अच्छी तरह से ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है ना? हाँ ना नहीं बोल रहे हो आप लोग? हाँ सर। हाँ, मुझे भी नींद आ रही है, पता है, बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को पढ़ाते हो नींद आ रही है और आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं सो जाऊंगा। सब्लिमेशन एनर्जी पॉजिटिव है ये। आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज होगी, देनी पड़ेगी, पॉजिटिव है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पॉजिटिव है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है। लैटिस एनर्जी नेगेटिव। ठीक है, अब हमें ये तीनों मैग्नीट्यूड यहाँ पे पांचों चीजें लिखी हुई हैं और इसके बेसिस पे ये पता चल रहा है कि फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या होगी। तो अगर मान लो किसी की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव पार्ट बढ़ेगा, मान लो, राइट, उसका पॉजिटिव पार्ट बढ़ने लग गया, तो ये जो फॉर्मेशन होगा वो इन्फ्लुएंस होगा उससे, कम हो जाएगा, कम लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो जो फैक्टर मैंने आपको पहले बताए थे वो आप यहाँ से देख भी सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो फॉर्मेशन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी मतलब नेगेटिव में बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन एंथैल्पी बढ़ेगी नेगेटिव में। लैटिस एनर्जी बढ़ेगी तो फॉर्मेशन एंथैल्पी बढ़ेगी नेगेटिव में। ये वैल्यूज, दोनों वैल्यूज इन तीनों के कंपैरिजन में थोड़ी छोटी होती है, तो इनका उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि तीन फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसको लिख लो, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।
हो गया ये डन? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, नेक्स्ट सब समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड दोज आर ब्रिटल, है ना। फिजिकल स्टेट इनकी क्या है? सॉलिड एंड ब्रिटल। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जो टूट जाए आसानी से, है ना, एकदम से टूट जाए बीच में से, आप थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाओ तो टूट जाए। तो यहाँ पे ये ब्रिटल क्यों होता है वो समझते हैं। सो दिस इज सेड कि अगर मान लो कोई लेयर हम की बात करें, जैसे प्लस माइनस कोई शीट है लेट्स से, सो व्हेन यू आर लेट्स से अप्लाइंग फोर्स, है ना, जब आप उसमें दम लगाते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा इन एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। जब आप फोर्स लगा रहे हो, राइट, देन इट स्टार्टेड टू, लेट्स से उनके बीच में जो भी है डिस्टेंस बढ़ना चालू हुई, तो इनके बीच में क्या होता है, ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस चेंज होना चालू होता है, एंड दैट इज बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड व्हेन दिस इज गोइंग टू लेट्स से अप्लाई द, थोड़ा फोर्स आपने लगाना चालू किया तो क्या होता है कि ये प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, this minus is going to reach here, so between charges, है ना, यहाँ पे रिपल्शन चालू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, लेयर ब्रेक हो जाएंगे। और जब इनमें ये रिपल्शन आने लग जाएगा तो इट इज गोइंग टू ब्रेक। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है मेनली, है ना, आयनिक सॉलिड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो याद ये रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि मेल्टिंग पॉइंट इतने शार्प क्यों होते हैं? कभी ये सोचा कि आप कोई चीज हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, एकदम से हीट करके ही करते ही वो क्योंकि सारे के मतलब सारे एलिमेंट, हाँ, मतलब उस मतलब जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट होगा उसका वही मतलब मेल्टिंग पॉइंट है ना, तो उस वक्त सारे ही एटम्स मतलब दूर जाएंगे। मतलब अच्छा, मतलब जब भी हम इवेपोरेशन बोलते हैं तभी वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, तभी वो ग्रेजुअली होता है। पर यहाँ पर कैसे उस पॉइंट पे अच्छा सारे बताओ, अच्छा ये बताओ, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है? सर Sir, मतलब सर evaporation बॉइलिंग ऊपर के बॉइलिंग पॉइंट surface पे ही पे होता होता है, है, लेकिन हाँ, boiling इवेपोरेशन कोई भी evaporation कोई भी एक एक करके टेम्परेचर पे बताओ, होता हाँ, है। फिर से बोलो, कौन बोल रहा है? सर मैं बोलता हूँ। Sir, मैं evaporation सिर्फ हर्षित ऊपर बोल के रहा है, surface पे होता है। अरे भाई फिर से वही बात, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एक एक करके बोलो।
आर्यन आप तो बेटा बीच में आगे गायब हो गए। सर मैं बोलूँ अभी? हाँ फिर उसके बाद में सर नहीं हो रहा था सर कनेक्ट, इसीलिए। चलो कोई नहीं, हाँ बोलो हाँ सर बताओ। बोलूँ? हाँ 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 सर इवापोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होता है और फिर बॉइलिंग से कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। मतलब इवापोरेशन से उसके सराउंडिंग, इवापोरेशन होने के बाद उसके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर रहता है वो कम हो जाता है, फिर वो बॉइलिंग से नहीं होता है। ठीक है, चलो ये इवेपोरेशन के बारे में था, ये डिफरेंस नहीं था, है ना, इवेपोरेशन और सर बॉइलिंग का। एक है कि मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अकर होता है और एवेपोरेशन जस्ट मतलब जैसे मैंने ग्रेजुअल प्रोसेस है, वो कोई भी टेम्परेचर पे होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी। फिर दूसरा कि एवेपोरेशन बस सरफेस पे अकर होता है मतलब, और बॉइलिंग जैसे हमने बोला कि वो फुल जो है एलिमेंट या कंपाउंड वो पूरा उसी टाइम पे मतलब बॉईल होना चालू हो जाता है। बल्क फेनोमेनन। वेरी गुड। तो हाँ काफी लोगों ने सही सही बातें बोली हैं, ठीक है, एंड मैं कुछ बातें इसमें ऐड कर दूंगा, राइट। तो पहले तो ये समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना, इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो कोई भी दो जैसे मान लो मॉलिक्यूल है ना, हर देखो सारे स्टेट ऑफ मैटर की कोई भी चीज उसकी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट आ सकती है। जैसे मान लो कोई गैस है, मान लो N2 है, N2 can also be become solid at certain temperature, not at room temperature, but कभी तो वो solid बन सकती है, ठीक है, लिक्विड भी बन सकती है और गैस भी बन सकती है। तो हर जो भी मैटर है उसकी ये तीनों स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब उनके बीच में मॉलिक्यूल्स, है ना, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास हैं, बहुत पास हैं, and they are let's say only can vibrate, है ना, on their mean position, तो वो solid state है। एंड ऑब्वियसली जब ये एक दूसरे के पास है तो आपने पता ही है कि फिजिकल वॉन्डरवॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस पता है आपको, राइट। तो उनको बोलते हैं फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में फिजिकल अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, है ना, राइट। ये जो फोर्स है ना, ये आप वीक करते हो। वीक करने का मतलब ये नहीं है कि हमने हर एक बॉन्ड तोड़ दिया, हमने ये वीक करने का मतलब ये है कि हमने इनको, राइट, पूरी तरह से नहीं, इनको दूर दूर भेज दिया। जैसे लिक्विड है, लिक्विड में थोड़ा दूर पहुंच गए ये, तो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया। एंड दैट पॉइंट जिसपे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, एनर्जी से ओवरकम हो जाता है, मतलब एनर्जी ज्यादा डोमिनेट हो जाएगी इन कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो वाले पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये मान लो लिक्विड हो गए। गैस में क्या होता है, और ये दूर दूर होते हैं, है ना, और दूर दूर हो गए, है ना, बहुत दूर दूर लेट्स से घूम रहे हैं आप, राइट। तो इनके बीच में ऐसा नहीं है अट्रैक्शन फोर्स नहीं है बट कम है। तो जिस पॉइंट पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी डोमिनेट करने लग जाती है, उनको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो है इंटर मॉलिक्यूलर और इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जैसे अब यहाँ पे इंटर एटॉमिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो आ जाते हैं चार्ज। मेनली जो इंटरेक्शन है वो चार्ज के बीच में हो रहा है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम या मॉलिक्यूल और न्यूक्लियस ऑफ अनदर, है ना, मॉलिक्यूल या एटम, है ना, जो भी है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो फिजिकल इंटरेक्शन है। तो चार्जेस के बारे में बात हो रही है। जब चार्जेस की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 by R एनर्जी के लिए, राइट। तो अगर कैसे भी Q1 और Q2 की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, इनके बीच के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होंगे और उन स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन को डोमिनेट करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? यस हाँ सर। सर। है ना, इनके बीच के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर क्यों होते हैं, क्योंकि Na प्लस या फिर जैसे यहाँ पे कैटायन और एनायन है, तो ऑब्वियसली इनके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। मतलब इस पे कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। इस पे कंप्लीट 1 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। तो यू विल ऐड कई जगह पे जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं, जैसे वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव,
तो ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव आता है। इसका मतलब क्या है, पार्शियल, है ना, मान लो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, तो ये 2 डेल्टा नेगेटिव। इसका मतलब होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मतलब ये कंप्लीट नहीं है ना। दिस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे जो चार्ज आ रहे हैं, राइट, एटम्स पे जो चार्ज आ रहे हैं, दैट इज पार्शियल चार्जेस, है ना। तो अगर ये वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाले वाटर के मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, ऐसे मान लो, है ना, ये इंटरेक्शन चल रहा है, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव के बीच का इंटरेक्शन चल रहा है। ऑब्वियसली दिस इंटरेक्शन इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू दिस इंटरेक्शन, इसीलिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम है, राइट। इसी तरह से अगर मैं गैसेस ले लूंगा जहां पे कोई डायपोल ही नहीं है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, कोई किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा है, तो क्या होता है, इनके बीच में बहुत वीक इंटरेक्शंस या डायपोल बनते हैं। डायपोल का मतलब है दो पोल, अपोजिट चार्जेस के पोल्स, है ना। तो जब ये पास में आ रहे हैं, जब एक दूसरे से कोलाइड होने वाले हैं, राइट, N2 गैस मॉलिक्यूल है, आपस में एक दूसरे से कोलाइड होने वाले हैं, तब ऐसा होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, जब ये एकदम पास होने वाला है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, और यहाँ का न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये न्यूक्लियस पीछे की तरफ भागेगा, यहाँ वाला भी न्यूक्लियस पीछे की तरफ भागेगा, और ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भागेंगे। वैसे ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भागते हैं, तो तब इनके बीच में थोड़ा बहुत इंटरेक्शन आता है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल। ऑन दैट इंस्टेंट डाइपोल फॉर्म हुआ जब एक दूसरे से वो कोलाइड करने वाले हैं, इसीलिए इनके बीच के जो इंटरेक्शंस क्या होंगे, और वीक होंगे। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही कम है, इनका इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, एंड दैट्स व्हाई दीस N2 इज ए गैस। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस कैसे हाँ देख सर। रहे हैं, है ना। इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, या इंटरेक्शन बिटवीन जो भी यहाँ पे स्पीसीज हैं उनके बीच का इंटरेक्शन देख रहे हैं, क्या वो पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, या फिर वो आयंस हैं, तो उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे, है ना, आयनिक सॉलिड्स आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज यहाँ पे चार्जेस ज्यादा हैं, प्लस और माइनस। अब थोड़ा सा इवेपोरेशन और बॉइलिंग का बात के बारे में डिफरेंस समझ लेते हैं। तो ये तो हमने बताया कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों आते हैं। तो जैसे अगर हम फिर से शार्प के बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं, कि जैसे अगर मान लो, है ना, आप कोई दीवार है उसको तोड़ रहे हो, वो टूट रही है, अभी क्रैक नहीं हुई, लेकिन, है ना, एक पॉइंट आता है जिसपे जाके वो पूरी गिर जाती है, राइट। द एनर्जी इज लाइक द सेम थिंग, कि ये दो मॉलिक्यूल है ना, इनको आप हीट कर रहे हो, वाइब्रेट हो रहे हैं, राइट। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट, एनर्जी इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या होगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आई ये बात? हाँ सर। है ना, शार्प, हाँ सर। राइट। तो एक तो ये आगे बात आ गई। अब चलते हैं इवेपोरेशन और बॉइलिंग में। तो देखो, इवेपोरेशन को बोलते हैं सरफेस फेनोमेना है, ठीक है। तो जो भी एम्बियंस, राइट, जो भी हमारी सरफेस पे एम्बियंस के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, या फिर कोलाइड नीचे से कोलाइड करके आए हैं, डजंट मैटर। अगर उनके बीच में एक पर्टिकुलर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आ जाती है, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना। जैसे मान लो, है ना, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखो, हर मॉलिक्यूल को, अगर ये बल्क में है मॉलिक्यूल है, ये एक्सरसाइज समझाया गया होगा, अगर नहीं समझाया गया है तो देख सकते हैं। तो उसके चारों तरफ ऐसे एटम्स हैं, तो जो उस पर नेट फोर्स लगने वाला है वो जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सब फोर्स हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल है, तो हर डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, विच इज गोइंग टू कैंसिल आउट ईच अदर। तो जो बल्क में एटम है उसके चारों तरफ, राइट, चारों तरफ यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, और इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है। बट अगर हम सरफेस की बात करेंगे, तो सरफेस में एक ही डायरेक्शन में, है ना, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, which is going to pull this electron, pull this atom towards itself, right?
तो इनका जो नेट फोर्स आएगा वो टुवर्ड्स द बल्क होगा। अगर किसी भी तरीके से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये एटम ओवरकम कर लेता है तो वो ये एस्केप कर जाएगा वो सरफेस को। एंड ये कैसे होता है, ये ऐसा कैसे होता है, एम्बियंस से जो एनर्जी मिल रही है तो एक दूसरे से मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस लेट्स से ऑल दोस कोलिजन्स एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो सर्टेन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, और उसके कारण ये एस्केप कर जाते हैं। तो दैट्स व्हाई वी से इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमेना, ठीक है। बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना। बल्क फिनोमेना का मतलब क्या है कि केवल सरफेस के ही पार्टिकल नहीं, अगर ये बल्क से भी पार्टिकल है ना वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे बॉइलिंग हो रही है। ये वाले पार्टिकल नहीं जो सरफेस पे हैं, है ना, इन पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहे। जो पार्टिकल्स यहाँ से भी ऐसे वेपर्स में चला जाए उसको हम बोलेंगे बॉइलिंग। तो वो कब होगा? अगेन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो जब एनी, और अच्छा बॉइलिंग का मतलब है साइमल्टेनियसली ऑल द पार्टिकल्स, है ना, ऑल द पार्टिकल्स आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू वेपर। तो कुछ पार्टिकल्स नहीं जो सरफेस में है, सब पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ फिर इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस क्यों होता है, मतलब बस, रीजन हाँ क्या है? केवल सरफेस के। बॉइलिंग में सारे हो जाते हैं। अब मैंने जब ये बोला कि सारे हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सारे एक साथ हो जाते हैं, है ना, साइमल्टेनियसली, टेक्स टाइम। बट ऐसा है अगर उस टेम्परेचर पे आप उसको हीट कर रहे हो, जैसे मैं इसको दो बातें हैं, कई बच्चे टेम्परेचर और टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको याद नहीं रहता है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक्स हीट, वी डोंट केयर अबाउट टाइम। तो टाइम से कोई लेना देना नहीं है, हमको बस ये लेना देना है कि कोई पर्टिकुलर चेंज आएगा या नहीं आएगा, कितनी देर में आएगा, दैट इज नॉट अवर कंसर्न, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये लिक्विड है, इसको मैं हीट कर रहा हूँ और ये मैंने कंटेनर डाल दिया अंदर एक वैक्यूम में, सॉरी नॉट वैक्यूम, एक कंटेनर में डाल दिया, इनक्लोज्ड एंड आइसोलेटेड है। अब मैंने इसको हीट करना चालू किया, तो ये मान लो वाटर ही है, तो धीरे धीरे हीट होके ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। मैं अभी भी हीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने हीट करना बंद कर दिया, बट ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से तब तक आगे 101 डिग्री तक नहीं पहुंचेगा जब जब तक तक ये पूरा सारा बॉईल का होता। सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। समझ में आया? अब हाँ यहाँ कुछ सर। नहीं बचेगा, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि सारे के सारे गैस पार्टिकल जो है ना वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट अच्छा, वी आर नॉट सेइंग कि ओके। एक साथ हो जाएंगे, है ना, It will समझा take सर। वो time, जो भी है टाइम है वो हो जाता है और उसके बाद ही टेम्परेचर फिर राइज होता है फिर वापस से। राइज होगा, राइट। ओके। तो ये हो गया बॉइलिंग, इवेपोरेशन। तो ये कुछ ऐसी जनरल नॉलेज थी है, ठीक है, पता रहना चाहिए। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे अच्छा मेल्टिंग पॉइंट एक बात और पे डिपेंड करते हैं, ये हम शायद थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप मेल्टिंग पॉइंट को देखोगे तो वो इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि उसके नेबर कितने हैं। मान लो एक कैटायन है, वो कितने एनायन से सराउंडेड है, ठीक है, हाउ मेनी एनायंस आर इट इज गोइंग टू बी सराउंडेड। अगर मोर नंबर ऑफ एनायन से सराउंड होगा, ठीक है, अगर मोर नंबर ऑफ एनायन से सराउंड होगा तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा इनके बीच में। यहाँ 6 बॉन्ड है, यहाँ पे 4 फिजिकल बॉन्ड है, राइट, या आयनिक बॉन्ड है, तो यहाँ आपको 4 तोड़ने पड़ेंगे, यहाँ 6 तोड़ने पड़ेंगे, राइट, ठीक है। ये सारी बातें हम सॉलिड स्टेट में बताएंगे, बट आई वांट यू टू हैव दिस आइडिया इन योर माइंड कि मेल्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, है ना, कितने कितने अलग अलग कितने एनायंस उसको घेर के खड़े हुए हैं, वो हो गए उसके नेबर्स, ठीक है। तो जितने ज्यादा नेबर्स होंगे उतने ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे, उतने ज्यादा लोग इसे पकड़ के रखे हुए हैं जब से।
तो you have to give more energy. तो coordination number increases, then melting point, boiling point, melting point mainly increases. ठीक है, ये आगे आएगी बात, लेकिन ओके, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। फिर आती है बात कंडक्टेंस। तो अगर हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो लेट्स से सॉलिड में कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। तो सॉलिड में तो चार्ज मूव नहीं कर सकते, वो तो वाइब्रेट कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई सॉलिड, आयनिक सॉलिड या फिर आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट are insulator, or you can say bad conductor of electricity. ठीक है, ये बट है ना, अब खतरे वाली बात है कि अगर थोड़ा मॉइस्चर हो गया तो ये बात याद रखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन conduct electricity. aqueous solution और लेट्स से Molten. मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन का मतलब है फ्यूज स्टेट, मतलब लिक्विड, है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए हम इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह में उसको एक्वेस या मोल्टन करते हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। तो अब ये दो कंडक्टेंस की बात हो गई। अब इसमें ऑर्डर क्या है? तो ऑर्डर यहाँ पे है, सर मोल्टन स्टेट को सेमी सॉलिड बोल सकते हैं? सेमी सॉलिड अगर ठंडा करोगे तभी तो सेमी सॉलिड टाइप बनेगा। मॉल्टन मतलब लिक्विड ही, वो फ्लो हो सके जो, ठीक है, दैट इज मॉल्टन। जी सर। सो आयनिक सॉलिड इन लेट्स से यहाँ पे कंडक्टेंस ऑर्डर की बात कर रहे हैं, देन ऑर्डर इज गोइंग टू बी एक्वस सॉल्यूशन, फिर मॉल्टन स्टेट, फिर सॉलिड स्टेट। फोर्थ प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी। हम यहाँ थोड़ा सॉल्युबिलिटी, ionic compounds are highly soluble in water। तो अब थोड़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी पे बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो अब बात हो रही है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनके कारण सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी। सो आई विल टेक वन एग्जांपल। लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू टेक NaCl सॉलिड और इसको मैंने पानी में डाला, तो पहले ही बताओ कि जो सोडियम थे, सोडियम आयंस जो थे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए क्या? नहीं सर। जैसे कभी ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन सॉल्यूशन में ना, द स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज, इन सॉल्यूशन द स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज, और ऑप्शन हो सॉलिड और लिक्विड, है ना, तो क्या होगा आंसर? सर सॉलिड ही रहेगा। सॉलिड, यस, ठीक है, ये याद रखना है। या उसको हम बोल सकते हैं कि क्योंकि इसी उसको सॉलिड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे अगर हम सॉलिड का मतलब क्या है कि अगर हम NaCl को देखेंगे तो NaCl के कई सारे पार्टिकल एक साथ जुड़े हुए हैं, तब जाके आपको एक साथ इकट्ठे हैं, तब जाके आपको वो दिख रहा है। लेकिन अगर हमने इनको तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, है ना, इनको अलग अलग ब्रेक कर दिया,
छोटे छोटे पार्ट मतलब ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स में, तो फिर क्या होगा, वो हमारी आंखों को दिखना बंद हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी फील लाइक कि ये सॉल्युबल हो गया। ठीक है, सर क्योंकि वैसे तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कुछ 800 डिग्री सेल्सियस है। करेक्ट करेक्ट। तो NaCl वहां पे ये याद रखना है Na+, और उसी स्टेट को बोलते हैं एक्वस। लेट्स से अगर उन नंबर ऑफ एटायंस को अगर वाटर ने घेर लिया है ना, तो ये एक्वस बन जाता है। सो दिस इज Na+ एक्वस, Cl- एक्वस। हाइड्रेशन में मैंने बताया था Na+ एक्वस का मतलब क्या होता है ना। Na+ इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा, जैसे मान लो पहले आप सोचोगे ऐसे Cl- Na+, मान लो 100 मान लो 100 आयंस का एक ग्रुप था पहले, लेट्स से जब आपने पानी में डाला तब मान लो 100 थे, एकदम से आपने ये पूरा का पूरा टुकड़ा पानी में डाल दिया। जैसे ही पानी में डाला तो वाटर के मॉलिक्यूल देखने आए इनको, अरे क्या आया देखते हैं, है ना, कौन आया है, और अपने साथ खींच खींच के लेके गए, है ना। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल ये ले गया, ये ले गया, ऐसे करके अलग अलग खींच खींच के लेके गए अपने साथ। क्या होगा, धीरे धीरे वो सॉल्युबल हो जाएगा, राइट। कई बार सॉल्युबिलिटी एकदम से सॉल्युबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, स्टिरर करने लग जाते हैं। इसका मतलब क्या है, और कोलिजन स्टार्ट करा दिए, है ना। तो वाटर के मॉलिक्यूल इनसे टकराएंगे बार बार, तो क्या होगा, उसे और थोड़ा छोटा छोटा तोड़ेंगे। बट ये जो पार्टिकल है ये अभी भी सॉलिड में ही है, दैट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू, है ना, लिक्विड। तो ये Na+, राइट, इसको वाटर ने घेर लिया ऐसे करके, तो अब इतने छोटे छोटे होते गए कि हमें दिखना बंद हो गया, देन वी आर गोइंग टू से इट इज गोइंग टू बी सॉलिड। और सर जब भी हम NaCl लिखते हैं मतलब NaCl लिक्विड, तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब तभी Molecular मॉलिक्यूलर अरेंज, हाँ, पर तभी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट फिर कैसे दिखती है? तो उसमें पानी नहीं है ना, वो NaCl ही है केवल। तो कौन किसको खींचेगा, Na+Cl को खींचेगा, Cl Na को खींचेगा। मतलब वही रहता है पर उनके जो जरा लूज हो जाता है ना बॉन्ड्स। उनके बीच में थोड़ा सा हाँ डिस्टेंस बढ़ जाती है। ओके। ओके, तो ये हम दिस इज अवर डिजायरेबल थिंग कि ये ऐसा हो जाए, ठीक है। अब इसमें सोचते हैं कि ये कितना एनर्जी लगेगा। दिस इज डेल्टा H रिएक्शन, तो इसके में कितना एनर्जी लगेगा, तो वी आर सेइंग कि अच्छा, जितनी भी एनर्जी है वो गैसियस लेट्स से गैसियस एलिमेंट्स के लिए डिफाइन है या आयंस के लिए डिफाइन है। तो हमें अगर हाइड्रेशन लिखना है देन वी नीड टू कन्वर्ट इनटू Na+ गैस एंड Cl- गैस। Na+ गैस से Na+ एक्वस बनेगा, इसको बोलेंगे डेल्टा H हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, एंड Cl- से Cl- एक्वस बनेगा Cl- गैस से, then we are going to say delta H hydration energy of anion, और ये दोनों का टोटल जो होगा वो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी होगा, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। ये क्या होगा, एक 1 मोल आयनिक सॉलिड को आयंस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो होती है लैटिस एनर्जी। तो ये हो गया एक तरह से लैटिस एनर्जी का अपोजिट, तो माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी, राइट। दिस इज माइनस ऑफ डेल्टा H लैटिस एनर्जी, ठीक है। एंड दिस कंप्लीट वैल्यू इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि लैटिस एनर्जी नेगेटिव होती है, तो माइनस ऑफ लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ रहा है? नाउ हाँ सर। द एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दिस डेल्टा H रिएक्शन का आउटकम इस बात पे डिपेंड करता है कि हाइड्रेशन एनर्जी, टोटल हाइड्रेशन एनर्जी, है ना, या फिर मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, तो टोटल हाइड्रेशन एनर्जी प्लस, है ना, या फिर माइनस। तो अभी कई बुक्स में क्या है ना, वो डायरेक्टली इसको माइनस लेटिस एनर्जी ना लिख के लेटिस एनर्जी लिख लेते हैं और याद रखते हैं कि ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, ठीक है, राइट। लेटिस एनर्जी को
माइनस लेटिस एनर्जी ना लिख के ये लिख लेते हैं कि ये लेटिस एनर्जी है, बट ये मैग्नीट्यूड क्या आएगा, पॉजिटिव. सो आई एम जस्ट राइटिंग यहाँ पे, कई बुक्स में लिखा होता है, चलो मैं यहाँ पे माइनस ही लिख लेता हूँ. इज गोइंग टू बी माइनस डेल्टा एच लेटिस. ठीक है. सो नाउ दिस डेल्टा एच रिएक्शन डिपेंड्स ऑन दीज वैल्यू. ये भी नेगेटिव है और लेटिस एनर्जी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव या फिर दिस वैल्यू ऐसे लिख रहने देते हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी, दिस इज आल्सो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेट हो रहा है. अगर लेटिस एनर्जी ज्यादा है ना, मान लो ये लिखा है -800 और ये लिखा है -1000, तो ये क्या हो जाएगा, लेटिस एनर्जी डोमिनेट हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि जो ये आयंस हैं इनके बीच में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फोर्सेस हैं, राइट, और वाटर इनको इतना इफेक्टिवली खींच के लेके नहीं जा पा रहे हैं, राइट. ठीक है. तो क्या ये सॉल्युबल होंगे, कम सॉल्युबल होंगे, है ना, रिलेटिवली, है ना, इनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. अगर लेटिस एनर्जी विल डोमिनेट तो सॉल्युबिलिटी कम होगी. अगर मान लो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट कर रही है, मान लो ये 1000 है और ये 800 है, तो क्या होगा, ये वैल्यू हाइड्रेशन की एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये इनको खींच के लेके जाएंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड दैट एनर्जी इज एबल टू ब्रेक द आयंस. समझ में आ रहा है. तो ये जो इंटरेक्शन है, वाटर के मॉलिक्यूल हैं, ये इस आयन से इंटरेक्शंस कर रहे हैं और इन आयन से इंटरेक्शन करने के बाद एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, तो वो एनर्जी किसके काम में आएगी, ब्रेक करने के काम में आएगी. तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence if magnitude of hydration energy is greater than magnitude of lattice energy, compound will be solid और compound will be more soluble. ठीक है. ये बात आपको याद रखनी है, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करनी चाहिए लेटिस एनर्जी. एंड अगर मान लो magnitude of hydration energy is less than magnitude of lattice energy, then compound will be less soluble. ठीक है. मोर सॉल्युबल लेस सॉल्युबल का मतलब ये है कि ये एक के रेस्पेक्ट में है, कंपैरेटिव एनालिसिस है. तो जहां पे हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी वहां पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना, ज्यादा हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट है, जब हम आयंस की बात करते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इसी बात पे डिपेंड करती है कि इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, किसी आयन का वाटर मॉलिक्यूल से कैसा इंटरेक्शन हो रहा है. तो दैट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज, दैट इज आल्सो डिपेंड्स ऑन साइज. साइज जितना बड़ा होगा उतना इंटरेक्शन वीक होता जाएगा, है ना, चार्ज डेंसिटी कम होती जाएगी. हाइड्रेशन में पढ़ा चुका हूँ, राइट, रिमेम्बर. यस सर. है ना. तो जितना ज्यादा बड़ा आयन होता जाएगा उतना हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी. तो ये भी डिपेंड करता है कि, तो अब यहाँ पे लिखते हैं नोट, hydration energy as well as lattice energy both decreases as size of ions increases, and both increases if charge of ions increases. तो बात ये आती है कि इनमें अब डिफरेंस कहाँ पे आएगा, हाउ वी आर एबल टू से कि कौन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है. दोनों का बिहेवियर एक जैसा ही है ना, दोनों के दोनों साइज ऑफ आयंस अगर बढ़ेगा तो कम होंगे और चार्ज ऑफ आयंस बढ़ेगा तो बढ़ेंगे, राइट. सो हाउ वी आर गोइंग टू लेट्स से आइडेंटिफाई. तो एक्चुअली में
जो डिफरेंस है वो आता है एक्सप्रेशन में. डेल्टा एच लेटिस एनर्जी इज नथिंग बट के जेड प्लस जेड माइनस डिवाइड बाई आर प्लस प्लस आर माइनस. ठीक है ये. और डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी इज नथिंग बट के जेड प्लस डिवाइड बाई आर प्लस प्लस के जेड माइनस डिवाइड बाई आर माइनस. ठीक है. So this is going to be factor. Cation की एनर्जी अलग, anion की हाइड्रेशन एनर्जी अलग. So this is the that's a reason. ठीक है. तो यहाँ पे ये डिफरेंस है. दोनों का बिहेवियर सेम है बट जो एक्सप्रेशन है उनमें ये डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है. के Q1 Q2 बाई यहाँ पे जो वाटर का Q2 होगा वो हमने के में ही लिख लिया. लेट्स से उसको के डैश लिख लिया है ना, एक नया कांस्टेंट. तो वाटर का जो चार्ज होगा वो फिक्स ही होगा तो वो के में वैल्यू में ही आ जाएगा. तो बेसिकली आयंस पे जो चार्ज है और एनायंस पे जो चार्ज है उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू से हाइड्रेशन एनर्जी. इतनी बात क्लियर है? हाँ सर. अब बात होती है कि बिहेवियर देखा कैसे जाए. तो या तो हम हर बार ये वैल्यू रखें या फिर इनका एक ऑर्डर देख लें, है ना, अरेंजमेंट. ये एक तरह से ऐसा है कि अगर हमने कुछ वैल्यूज ली जैसे B20 और मान लो ये ले ली 30, यहाँ पे ये 2, let's say 3, and then we are going to say what is going to be let's say answer here, है ना. तो ये वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, राइट. 30 डिवाइड बाई 3 10, है ना. 20 डिवाइड बाई 10 20, और ये हाइट ये कितना आएगा 50, मतलब 600 डिवाइड बाई 5. नहीं कौन ज्यादा आया, ये ज्यादा आ गया, सॉरी. दिस इज गोइंग टू बी मोर, दिस इज गोइंग टू 120. और ये ऐसे कितना आया 10 और 10 ऐसे. तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे आप देखोगे कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा. तो आप यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जैसे मान लो वी आर गोइंग डाउन इन द लेट्स से ग्रुप, डाउन इन गोइंग डाउन इन द ग्रुप, है ना, या डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है एंड हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी बोथ आर डिक्रीजिंग. बट ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हो सकता है स्टार्टिंग में हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करे लैटिस एनर्जी से, दोनों गिर रहे हो, लेकिन इसके गिरने का रेट, है ना, इसके गिरने का रेट सॉरी ज्यादा हो जाए. तो पता चला नीचे पहुंचते पहुंचते हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम हो जाए. समझ में आया? यहाँ पे ट्रिक कहाँ पे इस बात में है कि डाउन द ग्रुप दोनों गिर रहे हैं, तो देखना है किसका रेट जो गिरने का है नीचे नीचे डाउन द ग्रुप जाने पे ज्यादा है. अगर लेटिस एनर्जी का ज्यादा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो हाइड्रेशन ज्यादा ही रहेगा. लेकिन अगर हाइड्रेशन का ज्यादा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होने लग जाएगी. अब ये देखते कैसे हैं, तो उसकी ट्रिक याद रखते हैं. जहां पे साइज डिफरेंस बढ़ता है, in whichever direction size difference between cation and anion increases, है ना, solubility increases, है ना. इसमें कुछ एक्सेप्शन है, solubility of carbonate, bicarbonate of alkali metal and oxalate of alkaline earth metal. इनमें नहीं देखना है, ठीक है.
बाकी सब में आप देखो दीज आर एक्सेप्शन, कुछ और। तो लेट्स से समझते हैं, ऑब्वियसली थोड़े और एक्सेप्शन है। तो लेट्स से वी आर गोइंग टू सी, जैसे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिथियम फॉर फ्लोराइड, ठीक है। तो लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, है ना, पोटेशियम भूल गए, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड। तो कहाँ पे साइज, ये छोटा ये भी छोटा, ये बड़ा ये छोटा, तो साइज डिफरेंस कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे। तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा, इसी तरह से लिथियम फ्लोराइड, सो है ना, सॉरी, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, कहाँ पे साइज बढ़ रहे हैं, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी साइज डिफरेंस कहाँ पे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे, तो ये ज्यादा होगा। LiOH, NaOH, KOH, RbOH, सीजियम, सीजियम का साइज बड़ा है, OH सब जगह छोटा है, कहाँ ज्यादा होगा, ऐसा। सो दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ठीक है। तो ये बात आपको ऐसे आप देख सकते हो, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 9 और 10 देख लेना, काफी लोगों ने देख लिया है तो उनको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। लेक्चर नंबर 9 एंड 10 इन पे शायद आई थिंक 10 में दे रखा है मैंने, पता नहीं किस में दे रखा है ज्यादातर, 9 में या 10 में। सर ये सब पार्ट शायद से 10th में है। 10 में है ना, हाँ सर। ठीक है। तो उसको एक बार देख लेना आप लेक्चर को, सेम यही बातें लिखी हुई हैं, कुछ और थोड़ा सा और डिटेल में हो सकता है। अब ये हो गई सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बाद हम किस पे जाएंगे, सर एक बार लिखना है ऊपर का। लिख लो जल्दी से लिख लो। अच्छा, किसी को एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई डाउट है, मैं भूल गया, मैंने बोला था कि हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो नहीं है सर, मुझे बस एक फॉर्मूला में डाउट है। एक मिनट। नहीं एक्चुअली सर एटॉमिक स्ट्रक्चर में नहीं है, एक पीरियोडिक टेबल में ही डाउट है, पूछो। हाँ सर, वो कुछ मोसेलीज फॉर्मूला है, रूट v इज इक्वल टू a z माइनस b, तो उसका मुझे समझा ही नहीं, मतलब वो क्या है उसका मतलब। वो कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में दो, ये जो लोग लिख रहे हैं, हाँ सर लिख लिया। लिख लिया। वो कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने आपको बोला कि बोर, जैसे अगर हम बोर में देखें, बोर मॉडल के हिसाब से, तो जो भी स्टेट्स है उनकी एनर्जी है, एंड दैट इज लेट्स से E नॉट Z स्क्वायर, है ना, ऐसे। तो ये जो बोर ने बात बोली है एक्चुअल में सही है, ये बात वन एटम के लिए है, बट अगर इफ यू आर गोइंग टू सी देन दिस इज आल्सो ट्रू फॉर, है ना, कि ये Z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज आल्सो ट्रू फॉर नॉर्मल एलिमेंट जहां पे बोर मॉडल नहीं लग रहा है, जैसे सोडियम है। तो सोडियम के भी जो n इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू 2 है, उनमें जो एनर्जी देखी जाएगी वो ये Z स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, या फिर जो इसकी वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ, है ना, h न्यू, दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ये एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, तो Z स्क्वायर का कुछ टर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो k,
k जेड स्क्वायर, ये जो भी एनर्जी डिफरेंस है, अच्छा हाँ रूट v कर लेंगे तो दिस इज गोइंग टू हैव, ये जो भी रूट k ले लेंगे और यहाँ पे ये आ जाएगा z। तो दैट्स व्हाई दिस रूट k को हमने लिख लिया a z। इसी तरह से कुछ और फंक्शन जैसे बन रहा है, राइट, उसके कारण b आ रहा है। सो दिस ओके। इज रूट v इक्वल्स टू a z। पर बी क्या है सर? ये सब कांस्टेंट है, नहीं नहीं, बी बी। रूट v है, ये न्यू है। अच्छा सॉरी, न्यू मुझे न्यू, अच्छा न्यू बोलना था, सॉरी, मैंने हाँ h न्यू ना, तो रूट न्यू। हाँ हाँ ओके फाइन। अब मुझे बताना है पॉलीमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक ही कंपाउंड्स के दो से ज्यादा स्ट्रक्चर, है ना, पॉलीमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड्स shows polymorphism। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है जो है वो है ZnS। तो ZnS एग्जिस्ट एज, है ना, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, नाम है स्ट्रक्चर्स के, और वुडसाइड स्ट्रक्चर। सर जिंक प्लांट तो मेटलर्जी में रहता है ना? हाँ, ZnS को ही बोलते हैं जिंक ब्लेंड। इसमें ZnS के नाम है ये, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। अगर मॉर्फ का मतलब होता है सरफेस वैसे तो, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर शो हो रहे होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर हो सकते हैं, राइट। तो एक तो ये बात हो गई पॉलीमॉर्फिज्म। फिर है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब होता है सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर और सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप देखोगे दो मॉलिक्यूल्स, दो अगर कंपाउंड्स हैं, तो उनमें नंबर ऑफ कैटायन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, KMnO4 and NaClO4 are isomorph। क्यों? क्योंकि ये जैसे मान लो कैटायन जो भी है K प्लस, एनायन जो है MnO4 माइनस, ऐसे ही ये Na प्लस ClO4 माइनस। अगर इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, MnO का, तो ये कैसा आएगा, ऐसा। ClO4 माइनस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कैसा आएगा, ऐसा। तो क्या है, दोनों के दोनों एनायंस सिमिलर शेप के हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर है इनका, ज्योमेट्री, और कैटायन उसमें बीच में अरेंज होते जाएंगे बीच बीच में। सो दैट्स व्हाई दीज आर गोइंग टू बी आइसोमॉर्फ, है ना, सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एनायंस should have same hybridization and geometry। और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे एलम्स। एलम्स, ठीक है, एलम्स आर डबल सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे दो सॉल्ट हैं, इनको मिला के बना रहे हैं। तो लेट्स से इसका जनरल फॉर्मूला होता है M2SO4 डॉट M2SO4 M2 डैश SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। यहाँ पे ये +1 में है और दिस इज +3। तो एग्जाम्पल हो गया पोटास एलम, मतलब that is K2SO4 dot
Al2SO4 whole thrice dot 24H2। इसकी जगह हम एल्यूमिनियम की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे K2SO4 dot Fe2SO4 whole thrice dot 24H2। ठीक है, तो ये +3 में है, राइट। तो इन सब का फॉर्मूला ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो। सर सारे +3 का हो सकता है पोटाश एलिमेंट, हाँ सारे +3 हाँ 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 के मेटल्स। हाँ दे सकते हैं। सोडा एलम, so Na2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2, ये हो गया। या फिर एग्जाम्पल और हम लिख सकते हैं MgSO4 dot 7H2O and ZnSO4 dot 7H2O are isomorphs। तो ये आइसोमॉर्फ्स होते हैं, ठीक है, ये लिख लो। सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। अब आती है वो है फजान्स रूल। इसमें आपको ये पता चल गया आयनिक बॉन्ड कहाँ होगा, राइट। आयनिक बॉन्ड जनरली कौन बनाएंगे आपके, एल्कली मेटल्स विद हेलोजेंस या फिर ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और हेलोजन और ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, ठीक है। कहाँ बनेंगे ये पता चल गया हमें। और प्रॉपर्टीज हमें ये पता चल गई कि हाउ आयनिक सॉलिड्स आर गोइंग टू बी, तो उनमें आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, बट दे आर गोइंग टू शो आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, हाई बॉइलिंग पॉइंट, कंडक्टेंस एक्वस सॉल्यूशन में होगा। तो ये सब प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है फजान्स रूल। That is called covalent character in ionic compound। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। कोई भी बात समझ में आ रही है, सारी बातें? हाँ ठीक है। आर्यन समझ में आ रही है बेटा? सर ऑलमोस्ट समझ में आ जा रहा है। क्या हो रहा है, आपके नंबर कम कैसे रह गए इस बार? हाँ सर, वो प्रैक्टिस चुक गया सर। प्रैक्टिस छूट गया। अच्छा, ये जो एग्जाम्स है ना, ये एक तरह से मिरर की तरह है, जो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कैसे दिख रहे हो, राइट, कैसी तुम्हारी प्रिपरेशन हो रही है। और देखो, ये इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चेंज जो है ना वो एकदम से नहीं आएगा। तो आप इस बात से बिल्कुल मत घबराओ कि आपके एक बार नंबर कम आ गए तो वो हमेशा के लिए है ना। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आपके नंबर कम नहीं आएंगे, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। इट्स जस्ट शोइंग यू कि तुमने, है ना, एंड यू हैव नॉट ओनली फॉर आर्यन, ये मैं उन सब बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, उन सब के लिए बोल रहा हूँ, है ना। ये तो अभी केवल 6-7 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं और आपकी बैच में 10 बच्चे हैं, बाकी 2-3 बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्ट्रगल कर रहे होंगे, ठीक है। बट ऑल दीज फेलियर्स आर गोइंग टू गिव यू कि यार थोड़ा और मेहनत करनी है। आप ज्यादा मोटिवेटेड होके पढ़ रहे होगे आर्यन? क्या सर? आप ज्यादा मोटिवेटेड होके पढ़ रहे होगे पहले से? हाँ सर। क्योंकि जब नंबर कम आते हैं ना तो बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो मोटिवेशन देता है कि और पढ़ना है। तो नंबर कम आना बुरा नहीं है, कभी कभी अच्छा भी है ना। तो डोंट वरी, उससे थोड़ा मोटिवेट होके पढ़ो, और ये बात याद रखो कि धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, तो इट विल टेक सम टाइम, आप लगे रहो, ठीक है। जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये मुझे कहना है कि ये बात ध्यान रखें, भूल जाओगे आप, बहुत बड़ा टाइम होता है 2-3 साल, जो भी पढ़ाया गया है वो 2 साल बाद कुछ याद नहीं रहेगा, राइट। अभी
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, ये सब जो आपने 7th 8th में पढ़ा हुआ है, याद है क्या? नहीं सर। है ना, तो आज भूल जाता है। मतलब कुछ आपके मैथमेटिक्स के भी कुछ अगर मान लो इक्वेशंस वगैरह छोड़ दिए जाए क्योंकि वो बार बार यूज होते रहते हैं, है ना, हायर कॉन्सेप्ट में। साइंस में भी जो पढ़ाया गया होगा ना वो भी भूल गए होंगे, वो अगर यूज सर हिस्ट्री तो कोई याद ही नहीं रखेगा। वो यूज नहीं हो रही है ना, इसलिए। यूज होती अगर हिस्ट्री मान लो आपके, जैसे साइंस यूज हो रही है बार बार, आप बार बार एसिड देख रहे हो, बार बार बेसिस देख रहे हो, तो आपको याद हो गया। मान लो कोई ऐसा चैप्टर जो बस आपने 6th 7th में पढ़ा हो, फिर दोबारा पढ़ा ही ना हो, राइट, तो अगर वो साइंस का भी चैप्टर होगा तो भी आपको याद नहीं होगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 2 साल बहुत, 3 साल बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल बाद जब आप 12th में पहुंच जाओगे और फिर आप याद करोगे तो आपको शायद कुछ याद नहीं आएगा। एंड फॉर दैट यू नीड टू रिवाइज नाउ, है ना, उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, पक्का करो। केवल पढ़ के सुन के काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि उन्हें ये करना चाहिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आता है इसमें फजान्स रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो जैसा कि हमें पता है कि सारे के सारे, है ना, नॉट ऑल, है ना, not all compounds are going to have 100% ionic character, or we can say, है ना, according to Fazan's rule, there is always some covalent character present in an ionic compound. Hence, है ना, any ionic compound is not 100% ionic. Any ionic compound is 100% is not 100% ionic. This is what I am trying to say. The ionic compound is not 100% ionic. Ionic compound is not 100% ionic. इनमें सब there is always some covalent character present in ionic compound. Now covalent character का मतलब क्या है? कोवेलेंट कैरेक्टर से मतलब है पोलराइजेशन का रिलेशन है, और आयनिक से मतलब है, आयनिक कैरेक्टर का मतलब है, पोलराइजेशन का मतलब है पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन, पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, या डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, आयनिक कैरेक्टर का मतलब है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब है कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर, और है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कंप्लीट चार्ज फॉर्मेशन, कंप्लीट चार्ज फॉर्मेशन। तो अब इसको पार्शियल चार्ज फॉर्मेशन को कैसे समझाया गया कि बोला गया, देखो अगर मान लो, ऐसा समझो कि मान लो ये Na+ है और ये Cl- है, ठीक है, इसने इसको ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, ठीक है। अभी ऐसे समझो कि ये ऑलरेडी हमने आयनाइजेशन कर लिया है, राइट। अब हम इसमें पोलराइजेशन देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह समझो कि मैंने आपको 100 रुपए दे दिए, ठीक है। जब मैंने आपको 100 रुपए दे दिए तो मैं अब और गरीब हो गया,
अब मैं और गरीब हो गया तो फिर मैं क्या करने लग गया, आपसे पैसे मांगने लग गया वापस। पूरे 100 नहीं, लेकिन 10 रुपए मांगने लग गया। कैसे मांगने लग जाएगा, तो यहां समझते हैं कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन अच्छे मान लो पहले सोडियम एटम, सोडियम एटम है मान लो ये, और Cl बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन किसका साइज बड़ा होगा? क्लोरीन। हाँ, एटम की बात कर रहा हूं। जल्दी बोलो भाई, कोई तो बताओ। बिटवीन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस बढ़ती घटती है? घटती है सर, हाँ, कम होती घटती है, कम कम होती है। होती है ना। तो बिटवीन सोडियम और क्लोरीन एटम मान लो ऐसा था, मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो जैसे ही इस पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ये क्या हो गया, और बड़ा हो गया, और ये क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, दिस इज प्लस। अब ये बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जो अट्रैक्शन था, या जो लेट्स से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, वो कम हो जाएगा, राइट। ये इस पे थोड़ा कम होने लग गया, क्योंकि साइज बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन पे कम हो गया। अब मैं इसके पास Na+ को ले आया, तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये प्लस भी इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और ये न्यूक्लियस भी खींच रहे हैं। तो क्या होगा, अगर बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव बना है यहाँ पे, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट होने लग जाएगा, क्योंकि ये लूजली हेल्ड है यहाँ पे। ये बात समझ में आई? हाँ सर। है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आने लग गया, तो इसका एक तरह से मतलब ये हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया बट थोड़ा सा वापस भी ले लिया। जब ये वापस लेने की प्रोसेस आई तो इसको क्या बोलेंगे कि ये 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ है। समझ में आया ये? हाँ सर। इसका मतलब उसमें कोवेलेंट करेक्टर है। अब ये डिपेंड करता है कि ये कैटायन कैसा है कि जो इससे ये इलेक्ट्रॉन खींच पाता है। क्या ये 20% खींच पा रहा है, क्या ये 2%, 1% खींच पा रहा है, क्या ये 50% खींच ले रहा है, एंड इसके हिसाब से कोवेलेंट करेक्टर डिसाइड होगा। आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है? हाँ सर। है ना। किसी को नहीं इसमें कंफ्यूजन हो? ऋषा समझ में आ गया? आर्यन? हाँ सर। मैंने ये बोला कि देखो भाई ऐसा है कि जब ये पॉजिटिव बन गया तो इस पे एडिशनल जेड इफेक्टिव बढ़ गया, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव कम हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके एम्बियंस में आएंगे तो इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अब ये कितना इससे खींच पा रहा है वापस इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है कि ये कैटायन कौन सा है। क्या ये 1% ही खींच पा रहा है, क्या ये 20% खींच ले रहा है, 50% खींच ले रहा है, कितना खींच ले रहा है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है। बट यहाँ पे श्योरली ऐसा होगा कि इसके प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन थोड़े ना थोड़े इसकी तरफ जरूर आएंगे। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो जब ये ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ कंप्लीट चार्ज ट्रांसफर नहीं हुआ है ना। कुछ वहां पे पोलराइजेशन भी हुआ है। पोलराइजेशन का मतलब क्या है, पोल्स फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए और न्यूक्लियस इससे पीछे भाग जाएगा रिपल्शन के कारण। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टॉर्शन हो गया, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। ये जो कंप्लीटली स्फेरिकल था एनायन, वो Na+ की प्रेजेंस में थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Na+ की तरफ भागने लग गई और न्यूक्लियस इससे दूर भागने लग गई। समझ में आया? तो ये डायपोल्स फॉर्मेशन हो गया एक तरह से। उसको हम इस तरह से बोलते हैं कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये इससे एक तरह से कैशबैक है ना। 100 रुपए खर्च किए 5 रुपए मिल गए। तो ये ऐसे जितना पोलराइजेशन होगा, जितना ज्यादा कैशबैक बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ भागेगा, है ना, उतना कोवेलेंट करेक्टर बढ़ता जाएगा। आर यू एबल टू फॉलो दिस? यस सर। आप सोचते हैं ये कैसे बढ़ेगा? फैक्टर्स को मैं बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो
चलो लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोवेलेंट करेक्टर। तो उसमें जो पहला फैक्टर आता है वो आता है पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। मतलब कैटायन खुद में कितना खींच सकता है, उसकी खुद की पोलराइजिंग पावर कितनी ज्यादा है। एंड दिस पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स ऑन अगेन ये चार्ज और साइज पे रिलेटेड है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो रही है, सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, पोलराइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन and inversely proportional to size of cation। तो सोचते हैं कि एक मान लो यहाँ पे लिथियम Li+ है और यहाँ I- है और यहाँ पे सीजियम प्लस है और I-, जैसे मैच है। लिथियम प्लस छोटा सा है, I- बड़ा सा है यहाँ पे, और ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है। अब यहाँ समझो, अगर ये ज्यादा साइज है तो इस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, चार्ज दोनों पे सेम है +1 हाँ, बढ़ गई। है ना, बढ़ गई, तो इससे लगने वाला इस पे पुल जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, है ना। इस पे लगने वाला पुल जो है इसकी तरफ इस खींचने के लिए वो क्या होगा, इसके कंपैरिजन में कम होगा या यस और नो, कम होगा। हाँ सर। तो ये ज्यादा खींच रहा होगा। सो दैट्स व्हाई पोलराइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज साइज ऑफ ऑफ कैटायन। कैटायन। ओके। साइज बढ़ेगा कैटायन का तो फिर पोलराइजिंग पावर कम होगी, या पुल करने की पावर जो है कैटायन की वो कम हो जाएगी। अब समझते हैं चार्ज पे। मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया बी बेरिलियम, ठीक है, तो यहाँ प्लस है, यहाँ 2+ है, ये भी छोटा है, ठीक है, ये छोटा है, ये मान लो I- है, ये भी छोटा है, लेकिन इस पर 2+ का चार्ज है। तो ज्यादा चार्ज है तो फिर ये क्या करेगा, ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा। बिटवीन चार्ज एंड साइज चार्ज डोमिनेट्स। तो अगर आप सोचो कि नहीं सर मैं बेरिलियम ना के लेके बेरियम ले लूंगा, बेरियम तो बड़ा है, तो नहीं, अगर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है देन चार्ज विल ऑलवेज डोमिनेट, है ना। तो फिर क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिवली खींचेगा। तो बिटवीन कैन राइट बिटवीन चार्ज एंड साइज। सर अगर मैंने एक सेकेंड, अगर मैंने पोटेशियम और कैल्शियम लिया, मतलब उनके साइज अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, तो कैल्शियम आएगा ऑब्वियसली 2+ है, तो कैल्शियम 2+ है तो उसका ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर। करेक्ट। कैल्शियम का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, मतलब कैशबैक लेने का टेंडेंसी ज्यादा है, आयनिक कम है ना। दूसरा इसको बोलते हैं, सेकंड है पोलराइजेबिलिटी ऑफ एन आयन। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है डिस्टॉर्शन, टेंडेंसी टू गेट डिस्टॉर्टेड और टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट, है ना। मतलब कौन सा ऐसा है जो जिसके इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होंगे, जिसका साइज बड़ा होगा, उसके इलेक्ट्रॉन खुद के न्यूक्लियस की तरफ लूजली हेल्ड होंगे। एनायन की बात हो रही है, ठीक है, सो दिस इज न्यूक्लियस। तो जिसका साइज छोटा होगा उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होंगे। टाइटली हेल्ड होंगे तो बाहर चाहे कितना भी पॉजिटिव आ जाए इतनी आसानी से पोलराइज नहीं कर पाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, आसानी से पोलराइज हो जाएगा। तो पोलराइजेबिलिटी का मतलब है कि जो जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जल्दी से, है ना, पॉजिटिव की तरफ चली जाए, राइट। सो दैट इज डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑफ एनायन। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा
उतना जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। मान लो N3 माइनस O2 माइनस है, तो N3 माइनस में 3 इलेक्ट्रॉन है और साइज बड़ा हो जाएगा, राइट, और जेड इफेक्टिव उसका कम हो जाएगा। सो दैट इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एन आयन एंड ऑल्सो साइज ऑफ एन आयन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ। जितना बड़ा साइज उतना वो कम इफेक्टिवली, लेट्स से यू आर गोइंग टू से कि पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो जितना बड़ा होगा उतना, जितना बड़ा एनायन उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं, सो इफ आई एम गोइंग टू से लिथियम, मान लो हमने कैटायन चेंज कर रहे हैं, लिथियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड, और हम यहाँ देख रहे हैं कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा कहाँ पे होगा? लिथियम में। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा। सो दिस इज गोइंग टू। अगर मैं बात करूं लेट्स से लिथियम ऑक्साइड में, लेट्स से लिथियम फ्लोराइड में, लिथियम ऑक्साइड में और लिथियम नाइट्राइड में, तो कौन ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा? लिथियम नाइट्राइड, मोर चार्ज। अगर मैं बात करूं लेट्स से लिथियम फिक्स कर देते हैं और यहाँ पे चेंज कर देते हैं फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड, तो क्या होगा? साइज ऑफ एनाइन बढ़ रहा है, जैसे जैसे साइज ऑफ एनाइन बढ़ेगा तो क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? समझ गया सर। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तो थोड़ा सा जब नेक्स्ट क्लास होंगे तो बताना कि सर फजान्स रूल से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे, फिर आगे एक दो चीजें और बतानी फजान्स रूल। एंड वी विल स्टार्ट कोवेलेंट का। सर आप ये नोट्स आज से शेयर कर दोगे क्या? लिखो, तुम लोग लिखते नहीं हो। इसे वो पहले का लिखना रह गया इसलिए। देखो नोट्स देखो फिर से, ठीक है। क्लास देखो फिर से, आप लोग लिखते नहीं हो। मुझे पता है कि ये सारे जितने मैंने पहले भेजे हैं ना, उनमें बहुत सारे लोगों ने लिखे नहीं है। आर्यन तुम्हारे नोट्स कंप्लीट है? हाँ सर। भेजो जरा एक मुझे आज फोटो दिखाओ अपना। ठीक है सर। लेट मी सी। अपना वीडियो ऑन करो, देख लग से देखते हैं कहाँ है कॉपी। दिखाओ, वीडियो ऑन करो अपना। सर सब लोग सर सब लोग नहीं, बाकी लोगों के लिए नहीं, केवल आर्यन का देख रहा हूँ मैं नोट्स। सर एटॉमिक स्ट्रक्चर का दिखाओ। नहीं, पीरियोडिक टेबल का दिखाऊं? पीरियोडिक का? सर पीरियोडिक का कंप्लीट नहीं है अब तक। यही बोल रहा था मैं, यही मैं बोल रहा हूँ, मुझे पता है। तुमने बोला ना इतने कॉन्फिडेंस से, तो मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारा कहीं ना कहीं तो बीच में गायब है। नहीं सर, मतलब पीरियड आज का भी रह गया है और लास्ट लेक्चर का भी थोड़ा बाकी है। अरे कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे पता है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें नहीं पता है कि मुझे पता है। मुझे ये बात पता है कि तुम लोगों के नोट्स कंप्लीट नहीं है। अगर मैं अभी तुम लोगों की कॉपी के फोटो ले लूं तो मुझे मिल जाएंगे 2-4 लोग ऐसे जिनके पूरे कंप्लीट नहीं है नोट्स। आपको लगता है कि सर को नहीं पता है, मैं तो देख लूंगा तुरंत, राइट। बट व्हाट आई वांट इज, आई डोंट वांट टू से कि यार तुम्हें करने चाहिए नोट्स कंप्लीट, और जब मैं ये तुम्हें सप्लाई कर देता तो तुम थोड़ा एश्योर हो जाते हो कि यार चलो मेरे पास नोट्स तो है ही। then it is also going to make you let's say little bit lazy कि तुम और उसको देखोगे नहीं। अब अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है, इस बहाने आप थोड़ा सा फोर्सफुल होके दोबारा से ये लेक्चर देखोगे, फिर नोट डाउन करोगे, तो आप सीखोगे ज्यादा, ठीक है। that's why I am doing this, okay। चलो
थैंक यू सर। चलो बाय। बाय सर।